नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। मिड डे न्यूज में आप सभी का स्वागत है। प्रमोद सावंत ने सोमवार को लगातार दूसरी बार गोवा के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की है। उन्हें राजधानी पणजी के श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में आयोजित एक समारोह के दौरान सीएम पद की शपथ दिलाई गई। उनके साथ ही रवि नाइक, नीलेश कब्रिल, विश्वजीत राणे, माविन गुदिन्हो, सुभाष शिरोडकर, इन सभी को भी मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। प्रमोद सावंत 2017 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के निधन के बाद सीएम बने थे। सावंत के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। प्रमोद सावंत उत्तरी गोवा के सांखलिम से विधायक हैं। वो पेशे से एक आयुर्वेद चिकित्सक भी रह चुके हैं। ने दूसरी बार शपथ ग्रहण की सीएम पद की और लगातार दूसरी बार वो गोवा के मुख्यमंत्री बने हैं। तो एक बार फिर कह सकते हैं कि गोवा की बागडोर प्रमोद सावंत के हाथ सौंपी गई। बढ़ते आगे, उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव ने एक दूसरे पर जोरदार वार पलटवार किया था। दोनों नेताओं ने तमाम विश्लेषण एक दूसरे के लिए इस्तेमाल किए थे, लेकिन आज विधानसभा में लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीर दिखी, खूबसूरत नजारा दिखा। टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, दोनों नेता एक दूसरे से मिले, हाथ मिलाया, मुस्कुराए। सीएम योगी ने अखिलेश के कंधे पर हाथ रखकर उनकी पीठ भी थपथपाई। योगी जब विधायक पद की शपथ लेने के लिए आगे बढ़े तो अखिलेश यादव अपनी सीट से उठकर उनका अभिवादन करने के लिए उठे। सीएम योगी से हाथ मिलाया और कुछ कहते भी दिखाई दिए हैं, जो कि तस्वीरों से साफ होता है। सीएम योगी जब अखिलेश से हाथ मिला रहे थे तो समाजवादी पार्टी के मुखिया ने उन्हें कुछ कहा भी, जिस पर योगी हंसने लगे। योगी के आगे बढ़ने के बाद अखिलेश सुरक्षा अधिकारी को कुछ बताते भी नजर आ रहे हैं। योगी के बाद अब विधायक पद की शपथ लेने की बारी अखिलेश यादव की थी। वो सीट से उठे तो समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने तालियां बजाना शुरू कर दिया। अखिलेश जैसे ही योगी की सीट के पास से गुजरे तो उन्होंने मुख्यमंत्री का अभिवादन किया। योगी भी अपनी सीट पर खड़े हो गए और हाथ जोड़कर अखिलेश को उन्होंने जवाब दिया। तो कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान हमने देखा था कि तमाम राजनीतिक दल एक दूसरे के अगेंस्ट थे। वार पलटवार भी किया गया, जिसमें अखिलेश यादव ने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लेकिन आज लोकतंत्र की एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर हमने देखी। और वहीं बीरभूम, नरसंहार और पश्चिम बंगाल विधानसभा में विरोधी दल के विधायकों की अनदेखी करने और सत्तारूढ़ दल टीएमसी और ममता बनर्जी की सरकार पर विधानसभा को नजरअंदाज करने के खिलाफ सोमवार की सुबह बंगाल बीजेपी के विधायकों ने विधानसभा में जमकर हंगामा किया। बीजेपी के विधायकों ने नारेबाजी की और उनकी सुरक्षा कर्मियों के साथ धक्का मुक्की भी की गई है। बीजेपी के विधायकों ने कागज के टुकड़े फाड़कर स्पीकर पर उड़ाए और बेल में उतरकर उन्होंने नारेबाजी की। बीजेपी विधायकों की नारेबाजी के बाद टीएमसी के विधायक भी बेल में उतर आए और आपस में भिड़ गए। मंत्री फिरहाद हकीम ने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन वो भी आपस में उलझते नजर आए। बीजेपी विधायक मनोज टिग्गा के कपड़े तक फाड़ने और उन पर हमला करने का आरोप लगा है। ये भी बताते चले कि सोमवार की सुबह विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने के बाद बीजेपी विधायकों ने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ दल विधानसभा सत्र की अनदेखी कर रहा है। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने सत्र की शुरुआत में बोलते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने सत्र के बाहर सीट के गठन से लेकर मुआवजे की सभी घोषणाएं की हैं, लेकिन विधानसभा की कोई जानकारी नहीं दी गई। बीजेपी की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि बीजेपी के विधायक मनोज टिग्गा पर विधानसभा में हमला किया गया, उनके कपड़े फाड़ दिए गए और उसके बाद बीजेपी के विधायक विधानसभा की कार्रवाई से वॉकआउट कर गए और विधानसभा के गेट पर जमकर नारेबाजी की गई। बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा और आरोप लगाया कि विधानसभा के अंदर और बाहर लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन किया गया है। बीरभूम हत्याकांड के मामले में विधानसभा को कोई जानकारी नहीं दी गई, जबकि विधानसभा का सत्र चल रहा है। तो इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए टीएमसी से संजीव चक्रवर्ती जी हैं हमारे साथ। संजीव चक्रवर्ती जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज में। संजीव जी, आवाज मिल पा रही है आपको? संजय चक्रवर्ती जी। संजय जी, माफ कीजिए,
मैं आपका रिएक्शन पहले इस पर लेना चाहूंगी। ये जो बीजेपी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं बंगाल विधानसभा में, ये जो पूरा हंगामा हुआ है, इसे किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, बीजेपी असल में ये एक ऐसी पार्टी है जिसका काम ये है कि जुमला गढ़ना, शोर शराबा करना जहाँ पे इनकी सत्ता नहीं होती है, और वो सत्ता पाने के लिए वो कुछ भी कर सकती है, किसी भी तरीके किसी भी हद पे जा सकती है। वो आपने देखा होगा, कर्नाटक में देखा भी होगा, आपने मध्य प्रदेश में भी देखा होगा, आपने गोवा में भी देखा होगा। तो इनका एक तरीके से बैकग्राउंड से सत्ता हासिल करने के सारे साम दाम दंड भेद चलाती रहती है, और जहाँ पे अपना उनका जहाँ पे काम अपना पूरा हो चुका होता है वहां पे शांति आ जाती है। तो अपना राज्यों को देखें, उत्तर प्रदेश को देखिए, जहाँ पे एमएलसी चुनाव में एमएलसीओ को, जो सपा प्रत्याशी एमएलसीओ को उन्होंने किस तरीके से मारा पीटा है, किस तरीके से उनके साथ दुर्व्यवहार किया हुआ है, वो भी पुलिस के सामने, सैकड़ों पुलिस वालों के सामने दुर्व्यवहार किया। पहले अपना घर देखे, घर संभाले। बाकी पंचायत चुनाव पिछले साल आप लोगों ने देखा होगा, और अभी आपने एटा में, शाहजहांपुर में, आपने लखीमपुर में, साथ में हरदोई में ये सब घटनाएं हुई हैं। तो ये लोग का काम यही हंगामा करना। बाकी हमारा काम हम अपने हिसाब से कर रहे हैं। हम किसी भी तरीके से किसी भी दोषों, इनका असल में चक्कर ये है कि जैसे ये घटना हुई इनको लगा हिंदू मुसलमान करने का एक बहुत बड़ा अच्छा मौका मिल गया है, लेकिन जब बाद में पता चला कि सारे जो है लोग जो है उसमें हिंदू कोई नहीं है, तो बस उनकी थोड़ी सी दो रह गया, वरना तो इसको हिंदू मुसलमान के रूप में ये प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। संजय जी, लेकिन बीजेपी का तो आरोप है कि बीरभूम मामले पर चर्चा के दौरान टीएमसी के विधायकों ने आपा खो दिया, जिसके बाद विधानसभा में ये पूरा हंगामा बरपा। हम आरोप वो लगाएंगे तो आरोप तो लगाना उनका काम ही यही है। तो वो तो लगातार आरोप लगा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं। मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, आप लोग तो इस लाइन पे हो, आप लोगों को तो पता ही होगा कि आज तक आपने किसी राज्यपाल को, किसी भी स्टेट के राज्यपाल, नहीं सर, ये खैर ये सवाल आपने पहले भी उठाया था, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर विधानसभा में कोई जानकारी नहीं थी। बीजेपी तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 5 विधायकों को फिलहाल अभी सस्पेंड कर दिया गया है बीजेपी के इस पूरे मामले को देखते हुए। तो बीजेपी ये भी आरोप लगा रही है कि उनके विधायक के कपड़े फाड़ दिए गए, लेकिन जहां पर एक सत्र को आराम से चलाते हुए तमाम मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए थी, वहां पर इस तरह का हंगामा नहीं लगता आपको कि मुद्दों से भटक जाता है इस तरह से पूरा जो सिनेरियो था? देखिए, ये सब कपड़े फाड़ने की घटना, ये सब घटनाएं, ये सब जो है बेफिजूल की घटनाएं हैं। ये सबको ऐसा नहीं, शुभेंदु अधिकारी ये बात कह रहे हैं कि बीजेपी विधायकों के कपड़े तक फाड़ दिए गए। दूध के धुले हुए थोड़ी ना है। अभी तो हम लोग टीएमसी के जो है सांसदों को जो है राज्यसभा सर वीडियो लगातार वीडियो हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, और इस वीडियो में भी देखा जा सकता है किस तरह से धक्का मुक्की हो रही है, कपड़े भी फाड़े जा रहे हैं और बीच बचाव की कोशिश भी की जा रही है। सिक्योरिटी गार्ड को भी धक्का मारा गया है। पहली चीज, जब सीबीआई की जांच हो रही है तो क्या इनको अपने सीबीआई पे भरोसा नहीं है? अपने सीबीआई पे भरोसा है या नहीं है? नहीं, तो यही तो सर, यही मेरा सवाल है आपसे। यही मैं संजय जी समझना चाह रही हूँ, क्योंकि यही तो बीजेपी कह रही है कि बीरभूम मामले पर चर्चा हो रही थी और चर्चा के दौरान जो टीएमसी विधायक है उन्होंने आपा खो दिया अपना। नहीं, इनका काम यही है। टीएमसी विधायक क्यों अपना आपा खो देंगे? हम क्या आपा खोने जाएंगे भाई? हम तो सिंपल बात है, हम तो ये चीज चाहते हैं कि जब जांच हो जाए, जिस तरीके से 6 अप्रैल तक बिल्कुल जांच होनी भी चाहिए, क्योंकि हम सर सिर्फ कही हुई बातों पर विश्वास नहीं करते। आरोप जो लगाए जा रहे हैं वो तस्वीरों में दिख भी रहे हैं साफ। आरोप हमने शुरू में यहाँ से क्या कहा, बीजेपी का काम ही यही है। उनका तो काम ही है कि किसी तरीके से मैं अभी लगातार इस बारे में डिबेट करता चला रहा हूँ। जितने भी है अहंकारवादी लोगों ने, बीजेपी के प्रवक्ताओं से सिर्फ एक ही बात सुनने को मिलती है, वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं। राष्ट्रपति शासन लगा देते भाई, ऐसा क्यों? तो लखीमपुर में राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगाया? वहां पे तो आप केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का लड़का खुलेआम दिन दहाड़े जो है किसानों पे जो है जीप चढ़ा के चला गया, और सबसे बड़ी चीजें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री से इस्तीफा तक नहीं दिया गया। बिल्कुल, लेकिन संजय जी फिलहाल जो अपने प्रदेश में घटनाएं हो रही हैं और जिसकी देश भर में निंदा हो रही है, मुझे लगता है कि उस पर संज्ञान लेना पहले सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। मेरी निंदनीय घटना है, मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ, ये निंदनीय घटना है, इसलिए घटना है।
एक मानवता के ऊपर शर्मसार करने वाली घटना है। कहीं नहीं होना चाहिए, कि देश क्या है, पूरे विश्व में कहीं नहीं होना चाहिए। क्योंकि सर इस तरह से संजय जी मुझे लगता है कि किसी भी प्रदेश का जो आम नागरिक है वो खुद को सुरक्षित महसूस ही नहीं कर पाएगा। उसे क्या मालूम कि कब राजनीतिक द्वेष में या आपसी मतभेद के चलते दो पार्टियों के और उन पर हमला हो जाए, उन पर अटैक हो जाए। वो रात को अगर सोए हैं तो उन्हें पता भी नहीं कि वो सुबह उठ भी पाएंगे या नहीं। तो इस तरह से किसी भी, मुझे नहीं लगता कि स्टेट का नागरिक खुद को सुरक्षित महसूस कर पाएगा। बिल्कुल। कि देखिए, पहली बात तो ये है कि सुरक्षा का जिम्मेदारी सरकार पे होती है, लेकिन कोई घटना जो एक्सीडेंटली घटनाएं होती है उसके लिए पहले से किसी को वो पता थोड़ी ना चलता है कि हाँ इंट्यूशन हो गया कि हाँ कुछ घटना होने वाली है। उसके बाद सारी पुलिस कार्रवाई कर रही है, बाकायदा 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, घरों में तलाशियां चल रही है लगातार। पुलिस अपना काम करे, सीबीआई अपना काम करे, इसमें हंगामा करने की क्या जरूरत। हम तो ये नहीं समझ आ रहे, अरे रिपोर्ट आ जाए, रिपोर्ट के बाद अगर कार्रवाई नहीं होती है तो आप उसके हंगामा करो। आपका काम केवल इस मुद्दे के सहारे विधानसभा में और उसके बाद इसको चर्चा में लाना, लाइमलाइट में लेकर के आना, न्यूज चैनल में इसका डिबेट करवाना और साथ में इस नहीं चक्रवर्ती जी, ये मुद्दा तो लाइमलाइट में आएगा ना सर। लाइमलाइट में क्यों नहीं आएगा, क्यों इस पर चर्चा ना हो? इतना बड़ा मुद्दा है, 7-8 लोगों की जान चली गई, चर्चा तो होगी सर। चर्चा क्यों नहीं होगी? आप इस बात की चर्चा कर रहे हैं, हम भी चर्चा कर रहे हैं, हम भी आपके साथ बात कर रहे हैं, इस बात की चर्चा ठीक है। मैं एक बात बता रहा हूँ कि जब आप हाईकोर्ट ने जो सीबीआई की जांच के लिए आदेश दे दिया है, पुलिस अपना काम कर रही है, सर्चिंग चल रही है, गिरफ्तारियां हो रही है, तो फिर किस बात के लिए चलिए, इसीलिए शायद राज्य स्तर पर जो काम नहीं हो पाए उसी पर सवाल उठाया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी आपका इस तमाम बातचीत के लिए। तो सवाल उठाना बनता भी है और सवाल हम उठाएंगे भी, क्योंकि अगर किसी मासूम की जान चली जाए आपसी रंजिश के चलते, आपसी मतभेद के चलते और आम नागरिक खुद को महसूस ना करे तो इस पर सवाल उठाना बनता है और एफएम न्यूज सवाल उठाएगा और सवाल पूछेगा भी। बढ़ते आगे, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोमवार को फिर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने दिल्ली की तर्ज पर पंजाब में भी राशन की डोर टू डोर राशन डिलीवरी का ऐलान किया है। यानी पंजाब सरकार पूरे सूबे में अब घर घर में राशन की डिलीवरी कराएगी। सीएम भगवंत मान ने इस बाबत कहा कि सरकार ने फैसला किया है कि राशन की घर घर डिलीवरी कराई जाएगी। हालांकि ये योजना विकल्प के तौर पर रहेगी। हमारे अफसर फोन करके डिलीवरी का समय पूछेंगे, उसी समय राशन की डिलीवरी कराई जाएगी। और इससे पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने राजधानी में राशन की डोर टू डोर डिलीवरी को लेकर योजना का ऐलान किया था। इस योजना को लेकर केंद्र सरकार और दिल्ली की केजरीवाल सरकार आमने सामने आ गई थी। केंद्र ने इस योजना पर रोक लगा दी थी। यह मामला कोर्ट तक भी पहुंचा था। बताते चले कि सत्ता संभालने के बाद से भगवंत मान एक के बाद एक बड़े फैसले कर रहे हैं और इससे पहले शुक्रवार को भगवंत मान ने विधायकों की पेंशन में बड़ा बदलाव करने का ऐलान किया था। मान के मुताबिक अब से विधायकों को एक बार फिर पेंशन मिलेगी। अब तक जितनी बार कोई विधायक बनता था पेंशन की राशि जुड़ती जाती थी। और इतना ही नहीं, मान ने विधायक के परिवार को मिलने वाली पेंशन में भी कटौती करने का ऐलान किया था। मान ने कहा था कि इस फैसले से जो करोड़ों रुपए बचेंगे उन्हें गरीब कल्याण में लगाया जाएगा। दिल्ली में अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण की सरकार की इस योजना के विरोध में आज और कल पूरे भारत में बैंकों की हड़ताल का आह्वान किया है। सरकारी नीतियों के विरोध में आज और कल देशव्यापी हड़ताल बुलाई गई है। इसमें बिजली, परिवहन, बीमा समेत कई क्षेत्रों में निजीकरण का विरोध किया गया है। देश के कई हिस्सों में बैंकों के बंद रहने से बैंकिंग कामकाज पर असर पड़ रहा है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने कहा, हमने हड़ताल के इस आह्वान का समर्थन करने का फैसला किया है। हम इस हड़ताल में बैंकिंग क्षेत्रों की मांग पर ध्यान दिलाने के लिए शामिल हो रहे हैं। एसबीआई के महासचिव सीएच वेंकटचलम ने कहा कि बैंक यूनियन की मांग है कि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण बंद करे और उन्हें मजबूत करे। इसके अलावा हमारी मांग है कि डूबे कर्ज की वसूली को तेज किया जाए, बैंक जमा पर ब्याज बढ़ाया जाए, सेवा शुल्कों में कमी की जाए और पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाए। हालांकि एसबीआई ऑफिसर्स एसोसिएशन का कहना है कि दिल्ली समेत कई शहरों में इस बैंक स्ट्राइक का असर नहीं दिखेगा, क्योंकि बैंक एसोसिएशन के 9 में से 6 संगठन इसमें शामिल नहीं हैं। इसके चलते एसबीआई के ज्यादातर कर्मचारी इस हड़ताल में हिस्सा नहीं लेंगे। वहीं चेक क्लियरेंस, ड्राफ्ट बनवाने जैसे कई काम में स्ट्राइक के चलते अटक सकते हैं। हालांकि सामान्य ट्रांजैक्शन के लिए बैंकों के एटीएम और अन्य माध्यम से अपना वित्तीय कामकाज कर सकते हैं।
गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में आज आपराधिक प्रक्रिया विधेयक पेश करेंगे। ये बिल दोषियों और अन्य आरोपियों की पहचान और जांच के मद्देनजर रिकॉर्ड के संरक्षण को लेकर है। यह नया प्रस्तावित कानून मौजूदा कैदियों की पहचान अधिनियम 1920 को निरस्त कर देगा। इस बिल के प्रावधान के मुताबिक किसी भी निवारक निरोध कानून के तहत दोषी ठहराए गए, गिरफ्तार किए गए या हिरासत में लिए गए व्यक्ति को पुलिस अधिकारी को माप और व्यवहार संबंधी रिकॉर्ड देने की जरूरत होगी। इस विधेयक में पुलिस को दोषियों और कैदियों के फिंगरप्रिंट, हथेली के निशान, पैरों के निशान, फोटोग्राफ, आइरिस और रेटिना स्कैन, फिजिकल और बायोलॉजिकल सैंपल्स, उनके विश्लेषण की रिपोर्ट, हस्ताक्षर, लिखावट आदि समेत सभी व्यवहार संबंधी सबूतों को इकट्ठा करने की इजाजत दी गई है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा निचले सदन में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश का दूसरा संशोधन विधेयक पेश करने वाले हैं। और इजराइल में कोरोना वायरस का संकट अभी भी लगातार बरकरार है। आज प्रधानमंत्री बेनेट भी इसकी चपेट में आ गए हैं। बेनेट कोरोना से ऐसे समय में संक्रमित हुए हैं जब अगले महीने की शुरुआत में उन्हें भारत दौरे पर आना है। बताया जा रहा है कि पीएम बेनेट ने कल अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ बैठक की थी। बताते चलें कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट अप्रैल के शुरुआत में भारत दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान दोनों देशों के बीच यूक्रेन संकट को लेकर भी चर्चा हो सकती है। बेनेट की ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब दोनों देश राजनयिक संबंधों की स्थापना के 30 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके इजरायली समकक्ष ने आखिरी बार पिछले साल नवंबर में ग्लासगो में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 के दौरान मुलाकात की थी। भारत और इजराइल के बीच 29 जनवरी 1992 को पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे और इस साल की शुरुआत में इस मौके को चिन्हित करने के लिए एक स्मारक लोगो लॉन्च किया गया। लोगों में डेविड के सितारे और अशोक चक्र को दर्शाया गया और ये अंक 30 बनाता है जो द्विपक्षीय संबंधों की 30वीं वर्षगांठ के रूप को दर्शा रहा है। उधर दुबई एक्सपो में भारत की धूम है। दुबई में भारत के पवेलियन में अब तक लगभग 17 लाख लोग आ चुके हैं, जिसमें लोग योग, पर्यटन, कपड़ा, आयुर्वेद, ब्रह्मांडीय दुनिया और सिनेमा जगत समेत भारतीय प्रदर्शनियों को देखने के लिए बेहद उत्साहित दिख रहे हैं। यह कहना है केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का। उन्होंने दुबई एक्सपो को लेकर क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। एक्सपो 2020 दुबई में इंडिया पवेलियन के बाहर अगर आप देखेंगे लंबी कतार लोगों की लगी है अंदर आने के लिए, भारत के अलग अलग जो एग्जीबिशंस हैं उनको देखने के लिए, चाहे वो योगा से लेकर आयुर्वेदा की बात हो, ट्रेड का क्षेत्र में टूरिज्म से लेकर टेक्सटाइल हो, या फिर कॉस्मिक वर्ल्ड से लेकर सिनेमा वर्ल्ड की बात हो। एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन का केंद्र भारत का पवेलियन बना है और इसी इंडिया पवेलियन में लगभग 17 लाख लोग अब तक आ चुके हैं। जो और देश में पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर विपक्ष के बयानों को लेकर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने निशाना साधा है। उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति है उसमें आज पूरे विश्व में कीमतें बढ़ी हुई हैं। तेल की कीमतें तो आसमान छू रही हैं, पर इसके अलावा आप देखें तो लगभग हर एक खाद्य पदार्थ की कीमतें भी बहुत ऊंची चल रही है। जो ये क्राइसिस हुआ है इसके कारण फर्टिलाइजर में प्राइसेस में भी बहुत तकलीफ आई है। तो एक प्रकार से पूरे विश्व भर में महंगाई बहुत बड़े रूप में परेशानी दे रहा है। ऐसी परिस्थिति में भारत एक प्रकार से आप देखेंगे तो फर्टिलाइजर प्राइस हमने बढ़ने नहीं दी, पूरा बोझ सरकार ने ले लिया। तेल जो खाने का तेल है, एडिबल ऑयल, दालें, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, अनाज, हर चीज़ पे लगातार नियंत्रण रख रही है सरकार। आपने पहले के ज़माने में जब सुना होगा, देखा होगा, याद होगा आपको कैसे दाम चढ़ जाते थे। अब हम सब चीज़ों पे लगभग डेली मॉनिटरिंग करते हैं और जहाँ जहाँ पॉलिसी इंटरवेंशन लगती है उसके तहत भी चीज़ों को नियंत्रण में रखने में सफल हुए हैं। तेल में जो बहुत बढ़त हुई है और यूक्रेन रशिया क्राइसिस के बाद तो बहुत ही तेज़ी से बढ़ा है, उसके बावजूद काफ़ी उन प्राइसेस पे भी जितना आवश्यक हो। वहीं देश में पेट्रोल और डीजल के दाम अब दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। आज पेट्रोल और डीजल के दामों में फिर से बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल के दाम 30 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दाम 35 पैसे की बढ़ोतरी के साथ इस वक्त
लोगों के सामने है। जिसके बाद दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 99 रुपए 41 पैसे और 1 लीटर डीजल की कीमत 90 रुपए 77 पैसे हो गई है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 114 रुपए 19 पैसे प्रति लीटर है और डीजल की कीमत 98 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर। बताते चले कि हाल ही में कच्चे तेल की कीमतों में तंग आपूर्ति के डर से लगभग 35 से 40% की वृद्धि हुई है। 4 महीने से ज्यादा के अंतराल के बाद पिछले हफ्ते मंगलवार को पहली बार इन कीमतों में बदलाव किया गया था, जिसके बाद पिछले 7 दिनों के अंदर 6वीं बार ईंधन महंगा हुआ है। आशंका है कि रूस के खिलाफ मौजूदा प्रतिबंध ज्यादा वैश्विक आपूर्ति को कम कर देंगे और विकास को प्रभावित करेंगे। कच्चे तेल की कीमत सीमा भारत के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि इससे पेट्रोल और डीजल 15 से 25 रुपए महंगा हो सकता है। फिलहाल भारत अपनी जरूरत का करीब 85% कच्चे तेल का आयात करता है। और नीतीश कुमार की गिनती देश के सम्मानित नेताओं में की जाती है, सभी जानते हैं। खासकर बिहार में उनकी छवि सुशासन बाबू की रही है। कल की अगर हम बात करें तो बख्तियारपुर में जिस तरह की घटना उनके साथ घटी, उससे पूरा देश स्तब्ध रह गया। इन सभी के बावजूद इसे सीएम नीतीश कुमार की नेकदिली कहिए कि पटना में हमले के कुछ घंटों बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को एक बयान जारी कर कहा कि वो घटना के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ आरोप नहीं लगाएंगे, क्योंकि जैसा कि खबरें हैं ये मालूम चला है कि जो व्यक्ति जिसने हमला किया नीतीश कुमार पर वो मानसिक रूप से बीमार था और इसी के चलते सीएम नीतीश कुमार की तरफ से ये फैसला लिया गया है और कहा गया है कि उसके परिवार को मदद की जाएगी ताकि उसका इलाज हो पाए। और 94th अकेडमी ऑस्कर्स अवार्ड विनर्स की अनाउंसमेंट हो चुकी है। इस साल ऑस्कर की रेस में कई बेहतरीन फिल्म, एक्टर्स और डायरेक्टर्स के बीच तगड़ा कंपटीशन रहा। इधर ऑस्कर लेने का सिलसिला शुरू ही हुआ था कि हॉलीवुड एक्टर विल स्मिथ को लेकर एक चौंकाने वाली खबर सामने आई। हॉलीवुड एक्टर विल स्मिथ के लिए आज का दिन काफी अहम रहा। 2022 में आखिरकार वो अपनी झोली में ऑस्कर लेने में सफल रहे। जैसे ही एक्टर को ऑस्कर मिला, उनके फैंस में खुशी की लहर दौड़ गई, पर खुशी के इस जश्न में विल स्मिथ ने हैरान करने वाला काम कर दिया। हुआ ये कि इवेंट के दौरान कॉमेडियन क्रिस रॉक ने स्मिथ की पत्नी जेडा पिंकेट स्मिथ के गंजेपन का मजाक बनाया। अब सरेआम अपनी वाइफ का मजाक बनते देख स्मिथ को गुस्सा आ गया। बस फिर क्या था, गुस्से में आग बबूला होकर उन्होंने क्रिस रॉक को मुक्का जड़ दिया। बतौर हॉलीवुड एक्टर उनसे ऐसी उम्मीद नहीं किसी को थी, पर वो कहते हैं कि गुस्से में इंसान क्या कर जाए कुछ पता नहीं चलता। वहीं अब एक्टर का ये रवैया उन पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। एनवाई के रिपोर्ट्स के मुताबिक विल स्मिथ को उनका ऑस्कर वापस देना पड़ सकता है। मिड डे न्यूज में फिलहाल बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।